मेरा नाम अमर है। आज मैं आपको अपनी ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरा पूरी तरह से जीवन ही बदल दिया। मैं चाहकर भी आज तक इससे नहीं निकल सका। जब वो लड़की मेरे जीवन में आई थी, मैं फूड डिलीवरी का काम करता था, जबकि मैं ठीक ठाक पढ़ा लिखा था, मगर ये काम करना मेरी मजबूरी थी। मैं एक बड़ी पोस्ट पर था और अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता था और 1 लाख रुपए महीने तक कमा लेता था, मगर इस कमाई को छुपाने की खातिर मैं फूड डिलीवरी का काम करता था, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा मजबूरी थी। मेरे इस काम का सबको पता था, मगर मेरी असल नौकरी क्या है मेरे माता पिता तक नहीं जानते थे। मैं ये सब कुछ एक लड़की से बचने की खातिर कर रहा था, मगर मुझे क्या पता था कि एक लड़की से जान छुड़वाऊंगा तो दूसरी लड़की के पीछे ऐसे पागल हो जाऊंगा कि अपने जज्बात भी खो दूंगा। मेरा रिश्ता एक गांव से था। वहाँ सब लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सबको ही एक दूसरे के घराने से जुड़ी पूरी जानकारी होती है। बचपन से ही मैं बहुत तेज़ दिमाग का था, हर क्लास में टॉप करता, ऊपर से माता पिता की इकलौती संतान। और इकलौती संतान कितनी प्यारी होती है ये तो सबको ही पता है। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ को कुछ बीमारी की वजह से दोबारा संतान नहीं हुई, इसीलिए माता पिता की हर उम्मीद मुझसे ही जुड़ी थी। उन्हें मुझसे ही अपने सारे ख्वाब पूरे कराने थे। मैंने भी कभी उन्हें तंग नहीं किया और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करता। माँ ने बचपन में ही घुट्टी में मुझे ये घोलकर पिला दिया था कि तुझे बड़ा आदमी बनना है। तेरे पिता बड़े गरीब हैं, उनका गरीब पैदा होना उनका कसूर नहीं था, मगर उनका गरीब मरना ये उनका कसूर है। लेकिन अब गरीब पैदा होने के बाद तू भी गरीब मरा तो तेरे पिता में और तुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसीलिए बेटा कड़ी मेहनत करना, जहाँ तक मुमकिन होगा हम लोग तेरा साथ देंगे, तो बस हमें उदास मत करना। मैंने अपनी माँ की ये बातें अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा ली और मेरी माँ ने ये मुझसे एक बार नहीं कही, बल्कि वो रोज़ सुबह उठकर मुझे ये याद दिलाती और मैं उस पर सर हिलाता। दिन गुजरते रहे और मैं इसी सबक के साथ बड़ा होता रहा। मेरा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था, मगर जिसको पढ़ना होता है वो घर बैठकर भी पढ़ लेता है। इस बात के मुताबिक मैंने इस स्कूल में दिल लगाकर पढ़ाई की, जहां दूसरे बच्चे आवारागर्दी करते थे या मास्टर जी की मार खाकर भी नहीं पढ़ते थे। वहां मैं खेल के समय भी पढ़ाई करता। हमारे मास्टर जी बड़े सख्त आदमी थे। वो हर बच्चे को खींच कर रखते थे। वो नरमी तो मेरे साथ भी नहीं करते थे, मगर मेरा ये शौक देखकर एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें पढ़ाई का बहुत शौक है। मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा दिया करूँ। बाकी बच्चों की वजह से मुझे क्लास में बहुत सुस्ती से काम करना पड़ता है। मैं वो सब कुछ नहीं पढ़ा सकता जो ज़रूरी है, क्योंकि और बच्चे बहुत कमज़ोर हैं और तुम अच्छे जहन के मालिक हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें वो सब कुछ ट्यूशन में पढ़ा दिया करूँ जो ज़रूरी भी है और तुम्हें पढ़ना भी चाहिए। बताओ क्या कहते हो तुम। मास्टर जी की सख्ती का तो सबको पता था, मगर उनकी इस बात से मैं हैरान हो गया। मुझे अच्छा भी लगा कि मैं मास्टर जी से ट्यूशन पढ़ूंगा और वो खुद मुझे पढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन फ़ीस, अचानक ये बात जब मेरे दिल में आई तो मैं परेशान हो गया। इससे पहले कि मैं मास्टर जी को मना करता, वो मेरा चेहरा देखकर खुद ही बोले कि बच्चे फ़ीस की टेंशन मत ले, मैं तुमसे फ़ीस नहीं लूँगा, बल्कि तुम्हें तो मैं अपनी खुशी से पढ़ा रहा हूँ। और बल्कि कहा जाए तो तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बावजूद पहले बच्चे हो जिसने मुझे अपनी पढ़ाई से खुश किया है। ये सुनकर मैं खुशी से खिल उठा और उनका धन्यवाद किया और सीधा घर की तरफ भागा, क्योंकि ये सब मुझे माँ जी को बताना था। उनकी प्रार्थना ही थी जो भगवान ने इतनी इज्जत दी कि मास्टर जी मुझे खुद पढ़ाने को तैयार थे। मैंने घर जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और पिताजी भी मास्टर जी के लिए प्रार्थना करने लगे। उस समय मैं 5वीं कक्षा में था। जब अगले दिन स्कूल के बाद मास्टर जी के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने लगा तो मेरी माँ ने मुझे देसी घी एक डिब्बे में बंद करके दिया, जो वो 2 महीने से मलाई जोड़ करके बना रही थी। मैंने आश्चर्य से पूछा, माँ ये तुम अपने लिए बना रही थी ना, कि जोड़ों का दर्द है, ये खाने से ठीक हो जाता है, फिर तुम मास्टर जी के लिए क्यों दे रही हो। जिस पर माँ जी मुस्कुराकर बोली, अरे दीवाने, मेरा दर्द तो ठीक है, वो तेरा मास्टर कितने दिल से तुझे पढ़ा रहा है और वो भी फ्री में,
तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि उसे अपनी खुशी से कुछ दें। बस तू ये ले जाकर उन्हें दे देना। न चाहते हुए भी मैंने माँ से वो घी का डिब्बा ले लिया। जब मास्टर जी के घर पहुँचा तो वो अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखकर खुश हुए और बोले, चलो जल्दी से अंग्रेज़ी की किताब लाओ, मैं तुम्हें आज टेंस कराता हूँ। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी बदलती चली गई। मैं स्कूल के बच्चों से बहुत आगे था, मगर पर्चे वही देता जो बाकी बच्चे देते, मगर मेरी पढ़ाई उनसे कहीं ज़्यादा आगे की थी। 6 महीने के अंदर मेरे सारे टेंस भी क्लियर थे और मैं याद भी अच्छे से कर लेता। इस तरह 8वीं कक्षा तक मैं इसी स्कूल में पढ़ता रहा। मगर शुक्रिया है मास्टर जी का, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, कदम कदम पर मेरा साथ दिया और मुझे मुफ्त में पढ़ाया। मैं इकलौता बच्चा था जो उनके घर पर ट्यूशन पढ़ता था। वो पैसे लेकर भी किसी बच्चे को नहीं पढ़ाते थे। मुझे इस बात पर भी गर्व था कि मैं इकलौता बच्चा हूँ जिसे मास्टर जी ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो कक्षा 8 तक मैं बहुत अच्छा हो चुका था। पढ़ाई में मुझे कक्षा 10 की परीक्षा भी देनी पड़े तो मैं अच्छे नंबरों से पास कर जाता। हमारे गांव में कक्षा 8 तक ही स्कूल थे। बहुत से लड़के तो 8वीं तक पढ़कर ही बस कर गए। मेरे अलावा 2 और लड़के थे जिन्होंने आगे पढ़ने का सोचा। मास्टर जी ने शहर में बात करके दाखिला करा दिया। मैं रोज़ सवेरे 6 बजे बस की छत पर बैठ जाता और शहर पहुंच जाता। इसी तरह वापस आते हुए भी मुझे 5 बज जाते थे, लेकिन पढ़ाई का जुनून मुझे रुकने नहीं देता था। ये सब सफ़र और थकावट मुझे रोकते नहीं थे, बल्कि मैं दुखते जिस्म के साथ अगले रोज़ नई उम्मीदों के साथ उठता था कि आज के दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। 10वीं में किसी मास्टर ने भी मास्टर जी की तरह दिलचस्पी तो नहीं ली, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अब मैं मास्टर जी के पास तो नहीं पढ़ता था, लेकिन कुछ समय के लिए उनके पास जाता ज़रूर था। मैं उनका एहसान उम्र भर नहीं चुका सकता, क्योंकि वो अकेला इंसान था जिसने अपने अंदर का ज्ञान बूंद बूंद करके मेरे अंदर बिना किसी लालच के भर दिया था। मेरी फिक्र और माता पिता की प्रार्थना का फल ये मिला कि मैंने 10वीं के पेपर में टॉप कर लिया। मेरी इस कामयाबी पर हर कोई हैरान था। गांव वाले तो मुंह में उंगलियां दबाकर पूछते थे, अच्छा तो कुमार का बेटा है जिसने बोर्ड में टॉप किया। सब मेरे माता पिता की किस्मत को बोलते और माएँ अपने बच्चों को मुझ जैसा बनने की नसीहत करती, जिस पर ज़्यादातर बच्चों को मुझसे नफरत हो गई थी। गांव की लड़कियां जिन्हें मेरी तरक्की के बारे में पता चला तो वो भी मेरे सपने देखने लगी, मगर उस समय इन सब बातों से मैं अनजान था। मुझ में कुछ करने का जुनून था। मुझे सिर्फ बड़ा आदमी बनना था, जिसे देखकर मेरे माता पिता मुझ पर फख्र करते। उसके बाद मैं गांव में सबकी नज़रों में आ गया। मेरे माता पिता को भी बहुत इज्जत मिलने लगी। वो लोग जो मेरे माता पिता से मिलना भी पसंद नहीं करते थे, अब वो खुद कार्ड भेज भेज कर उन्हें अपने घर पर शादियों में बुलाया करते थे। जब कभी ऐसा होता तो पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते और मुझे चूम कर कहते, बेटा ये सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ है। तूने ही मुझको इतनी इज्जत दिलाई है जिसके लिए मैं उम्र भर तरसता रहा था। अब गांव की औरतें भी बिना किसी काम के ही माँ के पास आकर बैठ जाती और बातों बातों में अपनी बेटियों के बारे में बताने लगती। मेरी बेटी फला काम में माहिर है। मेरी बेटी को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, जिससे साफ जाहिर होता कि अगर कभी मेरी शादी के बारे में सोचा जाए तो उनकी बेटी को भी ध्यान में रखा जाए। लेकिन मेरे माता पिता को अभी मेरी शादी नहीं करनी थी। मुझे भी अभी अपने करियर पर ध्यान देना था और कुछ बनना था। स्कूल में टॉप करने के बाद मुझे स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिल गया। अब मैं वहीं हॉस्टल में रहने लगा, क्योंकि अब पढ़ाई बहुत ज़्यादा कठिन थी और रोज़ रोज़ मैं इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता था। हॉस्टल कॉलेज वालों का था तो मुझे वहाँ आराम से एक कमरा मिल गया। अब आराम से हर हफ्ते मैं अपने घर का चक्कर लगा लिया करता था। कॉलेज में तो लड़के बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन मुझे तो पढ़ना था, नाम कमाना था, और जो इज्जत मैं अपने माता पिता की बना चुका था उसे मैं घटा नहीं सकता था। मुझे और ज़्यादा उनकी इज्जत बढ़ानी थी। दिन रात का फ़र्क किए बिना मैंने वहाँ भी खूब मेहनत से पढ़ाई की, जिसका नतीजा ये निकला कि मैंने वहाँ भी टॉप किया। अब तो गांव में भी हल्ला मच गया था। हर जगह मेरी ही बात होती और गांव वाले अपने बच्चों को मेरी मिसाल देते और गांव के लोग मेरे पिता को साहब कहकर बुलाते। सब समझ चुके थे कि अमर बहुत आगे जाएगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काश मैं समझ पाता कि इतनी इज्जत भी अच्छी नहीं होती।
जब आदमी कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच जाता है तो उतने ही दुश्मन भी बन जाते हैं जिसका सामना वो अकेले नहीं कर सकता। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब मैं कॉलेज से वापस आया तो पूरा गांव हमारे घर में जमा था और मिठाइयों के साथ मुझे मुबारकबाद भी दे रहे थे। और बहुत सी औरतें तो अपनी बेटियों को भी अपने साथ लेकर आईं और माँ से मिलवाने लगीं और बताने लगीं कि मेरी बेटी तो अच्छी है, हर काम कर लेती है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, बड़ों की बहुत इज्जत करती है। पहले मेरे लिए 1-2 रिश्ते आए थे, लेकिन अब तो आधा गांव मुझे अपना दामाद बनाना चाहता था। माँ पिताजी तो घबरा ही गए थे और मेरी तो हालत खराब हो रही थी ये सब कुछ देखकर। लेकिन जो भी हो, एक दिन तो मुझे शादी करनी ही थी, तो माँ ने सोचा रिश्ता देख ही लेती हूँ, फिर बाकी सब खुद ही पीछे हट जाएंगे। लेकिन परेशानी ये थी, रिश्ता करें तो करें किसके साथ, क्योंकि एक के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो दूसरे को बुरा लग जाएगा। और किसी की लड़की में भी कोई ऐब नहीं था। गांव की सभी लड़कियां सुंदर और सुशील थीं, लेकिन सब में एक बात बराबर थी, कोई भी लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी। माँ ने मुझसे पूछा तो मैं खामोश रहा, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे तो कोई भी लड़की पसंद नहीं थी। पिताजी ने फैसला कर लिया कि अभी कोई रिश्ता तय नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी को भी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते थे। अभी अभी तो लोगों ने पिताजी की इज्जत करनी शुरू की थी, तो अब वो कैसे अपनी इज्जत को हाथ से जाने देते। लेकिन मेरा बुरा समय शुरू हो चुका था जब मेरे घर चौधरी की पत्नी ने कदम रखा था। उसने 500 का नोट और मिठाई की टोकरी माँ के हाथ में दे दी और मुबारकबाद भी दी। ये देखकर माँ बहुत खुश हुई कि अब तो चौधरी के घर से भी हमारे घर मुबारकबाद आने लगी। मगर ये उनकी भूल थी कि वो औरत बगैर किसी मकसद के हमारे घर आई है। दूसरे दिन ही चौधरी ने पिताजी को अपने घर पर बुलाया। पिताजी बहुत तैयार होकर चौधरी के घर गए, वरना चौधरी तो क्या, कोई भी लीडर हो, पिताजी ना अपने कपड़ों का ख्याल करते, ना ये देखते कि मैं नहाया धोया हुआ हूँ या नहीं, बस अपनी टूटी चप्पल पैर में पहनते और चले जाते। लेकिन आज मैं घर पर ही था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एडमिशन में अभी टाइम था। पिताजी नहाए धोए, दिवाली का नया जोड़ा पहना और बालों में कंघी की और चौधरी के घर चले गए। वो तो मुझे भी अपने साथ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं लोगों से मुबारकबाद ले लेकर थक चुका था। अब मुझ में और हिम्मत नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ भी था। कल का सारा दिन मेहमानों में निकल गया था, मैं आराम नहीं कर पाया था। पिताजी को आने में बहुत समय लग गया। माँ भी परेशान हो गई थी, लेकिन मैं परेशान नहीं था। जानता था चौधरी भी वही बातें कर रहा होगा जो पूरा गांव कर रहा है कि अमर हमारे गांव का फक्र है, उसे बड़ा आदमी बनाना ताकि वो हमारे साथ साथ पूरे गांव के काम आए, सबका नाम रोशन करे। लेकिन जब पिताजी वापस आए तो उन्होंने मेरी सोच से अलग ही सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि चौधरी तुम्हारा रिश्ता मांग रहा था। चौधरी के खानदान में कोई भी उनकी बेटी के लायक नहीं है, सब अनपढ़ हैं और उनकी बेटी की उम्र से बड़े भी हैं। वो अपनी बेटी की शादी एक पढ़े लिखे समझदार लड़के से करना चाहता है जो उसकी ही उम्र का हो और वो उसके साथ खुश रहे। इसके बदले वो जमीन भी देगा। पिताजी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। सब लोग अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों कराना चाहते हैं? ऐसा भी क्या है मुझ में? बस अच्छे नंबर से पास ही तो हुआ हूँ। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वो मुझे फक्र से देखने लगे। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया और कहने लगे, तुम्हारी वजह से हमें ये इज्जत मान मिला है। अब वो और मैं अपनी ही सोचों में गुम। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिताजी तो मेरा रिश्ता भी तय कर आए थे और मेरी मंगनी अगले हफ्ते ही थी। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे उससे शादी नहीं करनी, मैं किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूँगा। पिताजी मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे और बोले कि बेटा, मेरा मान रख लो और इसी लड़की से शादी कर लो, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं चुप हो गया, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसने मुझे बागी कर दिया। मेरी मंगनी हुई। उसके बाद चौधरी पिताजी को एक साइड पर ले गए और पता नहीं उनसे क्या क्या कहा। पिताजी मेरे पास आए और मुझे एक तरफ ले जाकर कहने लगे, बेटा, चौधरी की एक ही बेटी है। अगर कल को चौधरी को कुछ हो गया तो कौन होगा उसकी बेटी का ख्याल रखने वाला? तो इसी समय चौधरी की बेटी से शादी कर ले। मैं पिताजी को देखता रह गया। उन्होंने अपनी इज्जत बढ़ाने की खातिर एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा
कि मुझे उससे शादी करनी है या नहीं। मैंने पिताजी को मना करना चाहा, लेकिन पिताजी चौधरी को जुबान दे चुके थे और 1 घंटे में हमारी शादी हो गई। लड़की कैसी थी, कौन थी और कितना पढ़ी लिखी थी या अनपढ़ थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब मैं उस लड़की का पति बन गया था। मुझे उस लड़की से नफरत हो रही थी, बहुत ज़्यादा नफरत। उसके पिता ने मेरे पिता को इतना मजबूर कर दिया था कि पिताजी ने मेरे बारे में सोचे बिना मुझे इतनी छोटी उम्र में जिम्मेदार बना दिया था। लेकिन शुक्र था कि अभी वो लड़की अपने बाप के घर में ही थी और मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। शहर चला गया, वहाँ जाकर पढ़ाई की और पेपर दिए, जिसमें एक बार फिर से मैंने टॉप किया। लेकिन मैं जान गया था कि अपनी कामयाबी लोगों को बताने में कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हम अपनी कामयाबी लोगों को बताएंगे, लोग उतना ही हमसे उसका फ़ायदा लेने में लग जाएंगे। बेहतर है कि लोगों से सब कुछ छुपा कर रखा जाए। मैंने माँ और पिताजी को कुछ भी नहीं बताया था। जब माँ ने नौकरी के बारे में पूछा तो मैंने मना कर दिया कि मुझे अभी कोई नौकरी नहीं मिली है, वरना फिर से लोग घर में ढोल ताशों के साथ जमा हो जाते और वहीं मिठाइयाँ, मुबारकबाद वगैरह वगैरह, और फिर सबकी सिफारिशें, रुके हुए काम जो पिताजी की इज्जत की खातिर मुझे करने पड़ते। अभी ट्रेनिंग में समय था, इसलिए मैं घर आ गया, लेकिन यहाँ आकर अजीब जान को बवाल लग गया। पिताजी चाहते थे मैं नौकरी ढूंढकर पूजा को जल्दी से घर ले आऊं। वो लड़की जिसे मैं जानता तक नहीं था, देखा भी नहीं था, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। अभी मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था। ट्रेनिंग के समय तक तो मैंने माँ पिता को संभाल लिया, ये कहकर कि अभी नौकरी नहीं मिली है, लेकिन माँ और पिताजी भी अपनी जिद पर रहे। खैर, मुझे कमिश्नर की पोस्ट मिल गई थी, लेकिन मैं अतीत का कुछ भी नहीं भूला था कि कैसे कैसे लोगों ने मेरे माता पिता को मजबूर करके अपने काम निकलवाए और बलि का बकरा मुझे बनना पड़ा। इसलिए मैंने सबसे अपनी नौकरी के बारे में छुपाए रखा। जब मैं घर जाता तो माँ और पिताजी मुझसे नौकरी का पूछते तो मैं हमेशा मना कर देता। उस पर मेरी माँ कहती कि तू परेशान मत हो बेटे, मुझे उम्मीद है तुझे कोई अच्छी नौकरी ज़रूर मिलेगी। फिर चौधरी भी फख्र करेगा कि मेरा दामाद इतनी बड़ी जगह, इतनी अच्छी नौकरी पर लगा है। माँ से झूठ बोलकर मुझे बहुत अफसोस होता, लेकिन चौधरी नाम की तलवार जो मेरे सर पर लटकी थी, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं था। अगली बार जब मैं घर आया तो माँ और पिताजी फिर से नौकरी का पूछने लगे, तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं फूड डिलीवरी करता हूँ। पिताजी को तो समझ नहीं आया। मैंने आम शब्दों में उनको समझाया तो वो बहुत मायूस हुए और कहने लगे, तुम तो इतना पढ़े लिखे और फिर ऐसी नौकरी क्यों मिली है। मुझे दिल ही दिल में बहुत खुशी हुई और सोचने लगा, आपने भी तो मेरे बारे में नहीं सोचा था, मुझे आपके साथ ऐसा ही करना चाहिए। पिताजी ने कहा, अभी हम चौधरी को नहीं बताते हैं, तुम जल्दी से दूसरी अच्छी सी नौकरी तलाश करो। मैंने मायूसी से कहा, पिताजी, नौकरियों का तो काल पड़ा है, कोई नौकरी देने को तैयार ही नहीं है और अच्छी नौकरी मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी पिताजी ने कहा, तुम कोशिश करते रहो, कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन मुझे अपनी असल नौकरी छुपाने के लिए फूड डिलीवरी की नौकरी भी करनी पड़ी। अब मैं रात को डिलीवरी बॉय के कपड़े पहनता और मुंह पर रुमाल बांधकर निकल जाता। अब मैं घर पर फूड डिलीवरी की नौकरी के बारे में बताता तो कम से कम झूठ तो नहीं होता। पिताजी ने फिर मुझसे पूछा कि क्या कोई अच्छी नौकरी मिली। मैंने बड़ी मायूसी से कहा, नहीं पिताजी। पिताजी ने मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगे, चौधरी बहुत गुस्से में है और कहता है कि हमने तेरे पढ़े लिखे बेटे को देखकर अपनी बेटी की शादी की थी ताकि वो उसके साथ खुश रहे, लेकिन ऐसी नौकरी के साथ वो कैसे खुश रह सकती है। वो तलाक लेना चाहता है, तू जल्दी से अच्छी नौकरी देख ले। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था कि चलो खुद ही जान छूटने वाली है। मैं शहर आया तो अपने इस एडवेंचर को जारी रखा और फूड डिलीवरी करता रहा। एक रोज़ एक लड़की ने पिज़्ज़ा मंगवाया। मैंने जब वो पिज़्ज़ा दिया तो वो लड़की चादर में थी, मगर उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। मैं उसे देखता रह गया। मुझे आज तक किसी लड़की से मोहब्बत नहीं हुई थी, बल्कि मैंने आज तक किसी लड़की से बात तक नहीं की थी। अगर कहा जाए कि मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया था तो गलत नहीं होगा। अब मैं रोज़ फूड डिलीवरी के बाद उस लड़की की गली का चक्कर लगाता। उसके घर में एक खिड़की थी, वो भी वहाँ से छुपकर मुझे देखती थी। इसी तरह 7-8 दिन गुजर गए। एक दिन उस लड़की ने दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर बुला लिया
और मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन अंदर जाते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा सामने बिस्तर पर चौधरी लेटा हुआ था और उसने ऊपर तक चादर ओढ़ी हुई थी और मैंने वैसे ही रुमाल बांध रखा था, जिसकी वजह से चौधरी मुझे पहचान नहीं सका और देखते ही गुस्से से बोला कि क्या तमाशा लगा रखा है, तुम्हारे घर में कोई माँ बेटी नहीं है जो मेरी बेटी के पीछे गली के रोज चक्कर लगाते हो। मैं अपने गांव का चौधरी हूँ, तुम्हें पुलिस से पकड़वा दूंगा, निकलो यहाँ से, आइंदा यहाँ पर दिखाई मत देना। मैं तो वहाँ से जैसे तैसे भागा और अगले दिन मैं गांव चला गया। वहाँ जाकर पता चला कि चौधरी की बहन शहर में रहती है और चौधरी अपनी बेटी को तलाक दिलवाने के लिए वकील के पास लेकर गया था, मगर एक हफ्ते पहले उसका एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी टांगें काटनी पड़ गईं। मगर वो ठीक होते ही पूजा को तलाक दिलवाकर उसकी शादी कहीं और कर देगा। ये सब पिताजी से सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि मोहब्बत भी हुई तो किससे, अपनी ही पत्नी से। पिताजी कह रहे थे, बेटा तूने बड़ा मायूस किया, चौधरी ने अपनी बेटी की शादी तुझसे इसीलिए ही की थी कि उसकी बेटी भी पढ़ी लिखी थी, जितना तू पढ़ा लिखा है वो भी उतनी ही पढ़ी हुई है। चौधरी ने अपनी बेटी को शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाया है और इसीलिए वो शहर में अपनी बुआ के घर पर रहती है। जब चौधरी को पता चला कि तूने पढ़ लिख कर गाँव का नाम रोशन किया है तो उसने सोचा कि वो अपनी बेटी की शादी तुझसे करा देगा, ताकि गांव के दोनों बच्चे पढ़ लिख के एक साथ रहें और गांव की तरक्की के बारे में सोचें, क्योंकि अक्सर पढ़ लिख कर बच्चे अपने गांव को छोड़कर शहर में बस जाते हैं। इसके बाद मैंने पिताजी को बताया कि मेरी नौकरी पक्की हो गई है, मुझे कमिश्नर की जॉब मिल गई है और कल ही मुझे इस बारे में पता चला है। अब मैं अपनी बेवकूफ़ी तो बता नहीं सकता था, इसीलिए नौकरी के बारे में ही बता दिया और ये बात गांव में आग की तरह फैल गई और 1 महीने के अंदर मैं पूजा से शादी करके उसे अपने घर ले आया। पूजा सच में पढ़ी लिखी और बहुत खूबसूरत लड़की थी। अगर मैं उससे शादी नहीं करता तो बहुत पछताता, लेकिन मैंने आज तक उसे फूड डिलीवरी वाला किस्सा नहीं सुनाया और आज हम अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी साथ रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम सुमन है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। मेरी मम्मी लोगों के घरों में काम किया करती थी और मेरे पिताजी एक मजदूर थे। मेरा एक भाई था जो अभी छोटा था और 4th क्लास में पढ़ता था। हमारे परिवार में भले ही गरीबी थी, मगर हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए हमारे रिश्तेदारों ने मेरे बचपन में ही अपने बेटों से शादी के लिए बोल रखा था। परंतु मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी एक अमीर घर में हो जहां मेरी बेटी रानी बनकर रहे। और ऐसे ही हम लोगों का दिन बीतता चला गया तथा एक दिन हमारी पड़ोसन ने मेरे लिए एक बहुत अच्छे घराने का रिश्ता लेकर आई। परंतु जब मेरे पिताजी ने लड़के के परिवार की छानबीन करी तो वो ज्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पाए कि वो लोग कैसे हैं और उन लोगों का काम काज क्या है। फिर एक बार वह लोग मुझे देखने के लिए आए और मेरी होने वाली सास ने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया और शगुन के तौर पर एक महंगी अंगूठी पहनाकर मेरे हाथ में 10,000 रुपए रख दिए। मेरे माता पिता इस रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश थे और मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही थी कि वह लोग इतने अमीर होने के बावजूद हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के घर रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते थे। अन्यथा अगले 1.5 महीने के अंदर में मेरी शादी बड़े धूमधाम से हुई। ऐसी शादी का हर लड़की का ख्वाब होता है, जैसी मेरी शादी हुई। खैर, और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरी शादी की पहली रात थी और उस समय के लिए मैं बहुत घबराई हुई थी। फिर मेरी सासू जी मेरे कमरे में आई और मुझे समझाने लगी। जरेनिया से तो ऐसा लग रहा था कि वह बहुत अच्छी औरत है और फिर मैं सोचने लगी कि मैं अपने ससुराल के बारे में गलत सोच रही थी। शायद इन लोगों को पैसों का कोई घमंड नहीं, सिर्फ अच्छी बहू ही चाहिए थी। मेरी सास दूध का गिलास कमरे में रखकर चली गई। थोड़ी ही देर में मेरे पति अजीत कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। मेरा घूंघट उठाया और मेरा चेहरा देखकर मेरी तारीफ करने लगे और अजीत ने मुझे वो सब कुछ दिया जो हर पत्नी चाहती है। हमारी शादी को अभी 8 दिन ही गुजरे थे कि मुझे पता चला कि मेरे पति अजीत बाहर किसी देश में जॉब करते हैं और उन्होंने शादी के लिए छुट्टियां ली थीं। परंतु अब उन्हें वापस विदेश जाना होगा। ये सुनकर तो मेरा दिल धड़कने लगा
और जैसे तैसे किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला। मैं अपने पति के साथ जाने की जिद करने लगी तो उन्होंने मुझे ले जाने से मना कर दिया और कहा कि अभी वो अकेले जा रहे हैं, कुछ महीने बाद वो मुझे अपने पास बुला लेंगे। अजीत की ये बात सुनकर मेरे दिल को ठंडक मिला। अगली सुबह मेरे पति अपने काम पर प्रदेश चले गए और अब घर में मैं और मेरी सास ही थे। मेरी सास बहुत धार्मिक औरत थी, हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती। मैं हमेशा यही सोचती कि मुझे बहुत अच्छी सास मिली है। धीरे धीरे समय बीतता गया और अजीत को गए हुए 4 साल हो गए। मेरे पति अजीत बीच बीच में आते जाते रहते थे, लेकिन मेरे पास अभी कोई बच्चा नहीं था। मेरा कमरा मेरी सास के कमरे से थोड़ी दूरी पर था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी मेरी सास के कमरे से चीखों की आवाजें आने लगीं और ये आवाजें मुझे अब रोज रात को सुनाई देती थीं। मुझे तो अपने दिमागी हालत पर शक होने लगा था कि मैं ही तो पागल नहीं होती जा रही हूँ। आधी रात को मुझे सास के कमरे से लड़कियों की चीखों की आवाज आती थी। ऐसा लगता जैसे उनके साथ गलत हो रहा हो, कोई उनके साथ गलत काम कर रहा हो। लेकिन जब मैं वहां जाकर देखती तो वह लड़कियां सुकून से सो रही होती थीं। एक दिन चीखों की आवाज आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं उनके कमरे में चली गई। वहां जाकर मैंने जब कंबल हटाया तो बिस्तर पर खून जैसा कुछ था। तभी कुछ बूंदें मेरे हाथ पर गिरी। कांपते हुए जब छत की तरफ मैंने देखा तो मेरी रूह कांपने लगी। छत पर तो वो लड़कियां। मैं रात का खाना बनाने की तैयारियों में बिजी थी जब सास 2 लड़कियों के साथ घर के अंदर घुसी तो मुझे देखकर कहने लगी कि सुमन, ये लड़कियां आज हमारे साथ खाना खाएंगी, तुम इनके लिए अच्छा सा खाना बना लो। सास की बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया और मैं अपने सास से पूछने लगी कि आखिर यह लड़कियां हैं कौन। आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा था। वह मासूम लड़कियां 9 से 10 साल के बीच की उम्र की थीं। मेरी सास उन लड़कियों को सीने से लगाकर प्यार करते हुए बोली कि यह अनाथ लड़कियां हैं, बेचारी भूखी है, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ घर ले आई। तुम इनके लिए अच्छा सा खाना बनाओ, ये आज पेट भरकर खाना खाएंगे। पता नहीं बेचारी कब से भूखी हैं। सास के यह बात सुनकर मेरे दिल में उन बच्चियों के लिए हमदर्दी जागी। मेरे दिल में उस पल सास के लिए इज्जत और बढ़ गई। वह अच्छी औरत थी, हर किसी के साथ भलाई करती थी। मैं रसोई घर में चली गई और जल्दी से उन लड़कियों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। खाने से कुछ देर पहले सब कुछ निपटाकर हम बैठ गए। वह लड़कियां ना जाने कितने दिनों से भूखी थीं। वह इतना तेज तेज खाना खा रही थी कि निवाले उनके मुंह से बाहर गिर रहे थे। मैंने उन्हें अपने करीब बिठा लिया और चेहरा साफ करते हुए खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। बिन माँ बाप के बच्चे कितनी तकलीफ से पलते हैं, पता नहीं कब की भूखी थी। देखने में बहुत मासूम और डरी सहमी भी लग रही थी। खाने के बाद मैंने अपनी सास से कहा कि इन लड़कियों का घर कहाँ है, क्या इनको लेने कोई नहीं आएगा। मेरे सवाल पर मेरी सास सोच में पड़ गई और फिर दुखी होकर बोली, क्या ही हो जाएगा बहू, बेचारी अनाथ लड़कियां हैं, अगर थोड़ी देर घर में रुक जाएंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या पता इनकी दुआ लग जाए और तुम्हारी गोद भी जल्दी भर जाए। मैंने सास की बात सुनकर ठंडी आह भरी थी। सास की बात सुनकर मैं बस दुखी होकर रह गई, मगर उनके आखिरी शब्द मुझे एक बार फिर अपनी कमी का एहसास दिला चुके थे। मेरी शादी को 4 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक ईश्वर ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया था। मैं सास के कमरे से बाहर निकली तो मेरी नजरें उन लड़कियों पर पड़ी। इनकी मासूमियत का तो यह आलम था कि छोटी लड़कियां जमीन पर ही लेटकर सो चुकी थीं। इस महीने गर्मी बहुत ज्यादा थी। पूरा दिन सूरज की तेज धूप से आंगन तपता रहता था। कुछ समय ही थोड़ा बहुत ठंडी हवा चली थी। आंगन का फर्श अभी तक तप रहा था, मगर वह लड़कियां न जाने कितनी थकी हुई थीं, जो मदहोशी नींद में सो रही थीं। उन्हें यूं लेटा हुआ देखकर मेरे दिल को कुछ कुछ होने लगा था। मैं फौरन इनके करीब गई और उन्हें जगाकर अपने कमरे में सुलाने के लिए ले जाने लगी। तभी मेरी सास ने मुझे कहा कि उन लड़कियों को मेरे कमरे में सुला दो, सुकून से सोई रहेंगी। स्विंग सास के कहने पर मैंने उन बच्चियों को सास के कमरे में सुला दिया और खुद रसोई घर में चली गई। अपना काम निपटाकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मेरे पति बाहर विदेश में रहते थे। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। रोने की आवाज तभी बंद हो गई थी। अब फिर से दोबारा रोने की आवाजें आने लगी। इस बार आवाज लगातार ही आ रही थी, परंतु मैं तुरंत उठकर बैठ गई। हमारे घर में तो कोई बच्चा मौजूद नहीं था और मेरे और मेरी सास के अलावा यहाँ कोई भी नहीं रहता था। मेरा पति भी नहीं थे। एक पल के लिए मुझे खौफ आने लगा। वह रोने की आवाजें लगातार ही बढ़ती चली जा रही थी। अगले ही पल मेरे दिमाग में हलचल सी मच गई थी। कहीं वह अनाथ लड़कियां तो नहीं?
ये ख्याल आना था कि मैं फौरन अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। ऐसा क्या हो गई? वो लड़कियां जो इतना सिसक सिसक कर रो रही थीं, मेरी सास भी तो उनके करीब ही थी, फिर वह उन्हें चुप क्यों नहीं करा रही थी? मैं तुरंत सास के कमरे में गई। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर कुछ और था। कमरे में ना तो कोई शोर था, न वह लड़कियां रो रही थीं। वह तीनों तो सास के बिस्तर पर सो रही थीं, जबकि मेरी सास पूजा कर रही थी। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी, बहू, तुम्हारा तबीयत ठीक तो है? अभी तक जाग रही हो? यहाँ क्या कर रही हो? सास के सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं इस बात को टालते हुए बोली कि बस लड़कियों को एक नजर देखने आई थी। इतना कहने के बाद मैं वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे यह बात बहुत सता रही थी कि आखिर वह आवाज किसकी थी। इस पल मुझे बहुत ज्यादा डर सा महसूस हो रहा था। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा, सुबह उठकर अपनी सास से पूछूंगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह कौन सी राज है। सुबह का समय होने ही वाला था। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं दोबारा डर गई थी। आखिर इस समय कौन हो सकता था? जब मैं देखने के लिए जाने लगी तो मेरी सास ने मुझे रोक दिया और खुद दरवाजा खोलने जाने लगी। सामने फटे पुराने कपड़ों में एक फकीर खड़ा था। फिर मेरी सास को देखकर वह फकीर हाथ जोड़कर रोने लगा और फिर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी लड़कियों को पेट भरकर खाना खिलाया। ऊपर वाला आपका बहुत बहुत भला करें। ऐसे ही हम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते रहे। मेरी सास उन लड़कियों को उसके साथ भेजने लगी। उस वक्त मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि यह लड़कियां तो कल रात तक अनाथ थीं, तो सुबह होते ही बाप कहां से आ गया और मेरी सास का इन बच्चियों से क्या लेना देना। दूसरी हैरानी मुझे यह हुई कि वह बच्चियां काली चादर लपेट कर निकली थीं और उनके चेहरे पर दर्दनाक तकलीफ थी, जैसे उनकी रात बेहद तकलीफ में गुजरी हो। मेरी सास ने मुझे कमरे में जाने को कहा और मैं चुपचाप कमरे में चली गई। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं घर के सारे काम निपटा लिया करती थी। आज भी मैं सफाई के लिए जब सास के कमरे में जाने लगी तो उन्होंने तुरंत मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा, आज सफाई मैं खुद ही कर लूंगी, तुम कुछ और काम कर लो। वह दिन भी बाकी दिनों की तरह बहुत व्यस्त गुजरा। मुझे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वो लड़कियां डरी हुई थीं, लेकिन मैं अपनी सास पर शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह एक अच्छी औरत थी और मैं भी एक गरीब घर की बेटी थी, जिसे मेरी सास ने देखते ही पसंद कर लिया था और कहा था कि मैं इस बच्ची को सहारा दूंगी। सास मार्केट से खुद ही चीजें लेकर आती थी। आज जब वह घर लौटी तो उनके साथ लड़कियां थीं। एक की माथे से खून निकल रहा था। मेरी सास ने कहा, सुमन, इस लड़की को चोट लगी है, बेचारी अनाथ लड़की है, इसकी मरहम पट्टी कर दो। मैंने तुरंत उसकी मरहम पट्टी की और उस लड़की को बेड पर लिटा दिया। सास ने आज फिर मुझे खाना बनाने को कहा और मैंने खाना बनाया और उस लड़की को खाना खिलाया। मैंने गौर किया, वो लड़की काफी गुमसुम सी है। मुझे हैरानी भी हुई कि भला कैसे इनकी माएं मेरी सास के साथ इन्हें भेज देती है। आज खाना ज्यादा बन गया था। आज मेरा भी उस लड़की के साथ बैठकर खाने का मन किया। मैं खाना खाने ही लगी थी, तभी अचानक सास ने गुस्से से मेरे हाथ से प्लेट छीन ली और फिर झटक कर बोली, तुम्हें तमीज नहीं है बहू? तुम अनाथ बच्चों का खाना खाओगी? ये खाना सिर्फ और सिर्फ इन लड़कियों के लिए बनवाया गया है। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और रसोई घर में चली गई। रसोई से निकली तो देखा लड़कियां नींद से बेहाल थीं। सास उन्हें अपने कमरे में ले जाने लगी और उन्हें अपने बिस्तर पर सुला दिया और कहने लगी, देखना सुमन, ऊपर वाला मुझे इस कर्म का फल जरूर देगा। जल्द ही तुम्हारी गोद भी भर जाएगी। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मुझे कमरे में आए हुए अभी आधा घंटा हुआ था और तभी उन लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। वह ऐसे चीख रही थीं जैसे किसी ने उन्हें बहुत तकलीफ दी हो। मैं उसी समय उठकर बैठ गई और आवाजें लगातार सास के कमरे से आ रही थीं। मैं भागकर कमरे में गई तो दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया। एक तो आज सास की तबीयत भी खराब थी। मुझे लगा कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हो गया है। जब दरवाजा खोला तो मेरी सास दरवाजे के सामने खड़ी थी। मुझे देखकर कहने लगी, बहू, क्या हुआ है? क्यों दरवाजा पीट रही हो? सुबह हो गई है क्या? लड़कियां जाग जाएंगी। मैंने सास को कहा कि मुझे लड़कियों के रोने की आवाज आ रही थी। मेरे सवाल को उन्होंने नजरअंदाज किया और कहा कि बहू, लड़कियां तो गहरी नींद में सो रही हैं। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और मैं वापस अपने कमरे में चली आई। मुझे फिर वही आवाजें आने लगी, लेकिन जब भी मैं कमरे में जाती तो वह आवाज आना बंद हो जाती। क्या यह मेरा वहम था? कुछ तो था जो मुझसे छुपा हुआ था। इसी सोच में मैंने सारी रात ऐसे ही गुजार दी। दोबारा से जब सुबह का समय हुआ तो वह फकीर फिर दरवाजे पर आया था। मेरी सास ने उन सब लड़कियों को उठाया
और उस फकीर के साथ भेजने लगी। आज एक बात मैंने गौर की थी कि यह लड़कियां फिर से डरी सहमी सी थीं। न जाने वह लड़कियां किस चीज से डरी हुई थीं। वह फकीर उनको ले जा चुका था। उसके बाद सास अपने कमरे में चली गई थी। यह तो रोज का हो चुका था कि सास लड़कियों को लेकर आती और कहती, यह लड़कियां अनाथ हैं और इनके लिए पकाया गया खाना ना तो खुद खाती न मुझे खाने देती। रोज उसी तरह की आवाजें आती, लेकिन जब मैं कमरे में जाकर देखती, कंबल हटाती तो ऐसा कुछ भी ना होता था। वह लड़कियां तो सुकून से सो रही होती थीं। खाने में मेरी सास एक नशीली दवाई मिलाती थी। रोज रोज की इन चीजों ने मुझे पागल कर दिया था। एक रात मैंने इरादा किया कि मैं जानकर रहूंगी कि सास उन लड़कियों के साथ क्या करती है, लेकिन मैं यह पहले भी जानने की कोशिश कर चुकी थी। मुझे कुछ पता न चला था कि लड़कियां क्यों चीखती रहती थीं और मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। आज भी सास 4 लड़कियों को लेकर घर आई थी। कमरे से उसी तरह चीखने की आवाजें आने लगीं। मैं उसी समय यह जानने के लिए दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई कि आखिर यह मामला है क्या। जब मेरी सास कमरे से बाहर निकली तो मैंने इस बात का फायदा उठाया और कमरे में दाखिल हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरे कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर मैंने कमरे की लाइट जलाई और फिर जो मैंने देखा वो बहुत दर्दनाक था। एक बच्ची पंखे से लटकी हुई थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। मैं हैरान रह गई। बाकी 2 लड़कियां कोने में डरी सहमी हुई बैठी थीं। यह सब देखकर मेरी आत्मा कांप गई थी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तभी मेरी सास कमरे में दाखिल हुई और वो मुझे देखकर घबराते हुए कहने लगी कि बहू, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष इस लड़की की माँ का है। ये बच्ची अपनी माँ से तंग आ गई थी और मुझे बता रही थी इसकी सौतेली माँ इसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करा रही थी। आज अगर यह अपनी जान न देती तो इसकी शादी उससे हो चुकी होती। इस बच्ची ने इस जुल्म से बचने के लिए अपनी जान गंवा दी। मेरी सास बहुत रो रही थी। उस वक्त मुझे उनके आंसू झूठे लग रहे थे। सास ने अपने मोबाइल से किसी को फोन किया। तभी वो फकीर घर के बाहर आ गया। उसी वक्त मैंने उन लड़कियों से सच पूछा। जो कुछ भी उन लड़कियों ने मुझे बताया, उसे सुनकर मेरी रूह तड़प गई। मैं खामोशी से सारा सच सुनती रही और अपने फोन में उसे रिकॉर्ड कर लिया। उस फकीर ने उस मुर्दा बच्ची और 3 लड़कियों को अपने साथ ले जा रहा था। उसी समय घर के बाहर पुलिस आ गई। मेरा तो दिल जोर से धड़क रहा था। मेरी सांस हक्का बक्का रह गई। मेरी सांस इधर उधर जाने लगी। तभी पुलिस ने उन लड़कियों और उस फकीर को पकड़ लिया था। मेरी सास ने भागना शुरू किया। पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया। उसे देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही औरत है जो इतना धार्मिक बनती थी। पुलिस मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे खुशी है कि तुमने एक बहुत बड़ी गैंग को पकड़वाया है और इस बात का अफसोस भी है कि तुम इस औरत की बहू बनी। मैं अभी तक सदमे में थी। मेरी सास अभी भी मुझे धमकियां दे रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी सास का रिश्ता एक ऐसी गैंग से था जो लड़कियों को किडनैप करके उनके हाथ पैर तोड़ के उनसे भीख मंगवाते थे। सास जब भी बाजार जाती तो अपने साथ लड़कियों को पकड़ कर ले आती और खाने में नींद की दवा मिला देती थी, जिससे वह सो जाती थी। वह उन लड़कियों को मारती, पीटती और धमकाती थी कि उन्हें कैसे भीख मांगनी है। सुबह के वक्त आने वाला फकीर भी इसी खेल का हिस्सा था। वह लड़कियों को अपने साथ ले जाता और उन्हें अपाहिज कर देता, जिससे वह मोहताज बन जाए और उन्हें ज्यादा भीख मिले। आज रात भी जब मेरी सास फोन पर बात कर रही थी तो एक लड़की ने सुन लिया था कि किस तरह वो फकीर उनके साथ मार पिटाई करने वाला है। इसीलिए उसने पंखे से लटककर जान देना ही बेहतर समझा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि यह मेरी सास है जो यह खेल भी खेल सकती है, लेकिन बुरे कर्मों का अंजाम बुरा ही होता। हे मेरी सास और पूरा गैंग सलाखों के पीछे था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। मेरी सास, जिस पर मैंने कभी शक नहीं किया था, वो एक खौफनाक सच्चाई का हिस्सा निकली। पुलिस ने पूरा गैंग पकड़ लिया, लेकिन इस घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। मैं बार बार सोचती थी कि अगर मैंने सही समय पर सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की होती तो न जाने कितनी और मासूम बच्चियों का जीवन बर्बाद हो जाता। मेरी सास के पकड़े जाने के बाद मोहल्ले में भी यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैंने अपने ससुराल वालों से भी दूरी बना ली, क्योंकि उनके साथ रहने का कोई औचित्य नहीं बचा था। मैं अजीत से बात करना चाहती थी, लेकिन वो भी इस सब के बाद विदेश में ही रह रहे थे और बहुत कम बातें करते थे। हमारे बीच का रिश्ता भी धीरे धीरे टूटने की कगार पर आ गया था, लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने लिए एक नई शुरुआत करूंगी। मैंने सोचा कि जिन मासूम बच्चियों को मेरी सास और उसका गैंग नुकसान पहुंचाता था, उन्हीं जैसे बच्चों की मदद के लिए मैं कुछ करूंगी।
मैंने अपने परिवार और कुछ दोस्तों की मदद से एक छोटा सा एनजीओ शुरू किया, जिसमें हम अनाथ और बेसहारा बच्चों की मदद करते थे। धीरे धीरे इस काम में मेरी पहचान बनने लगी और मैंने खुद को इस काम में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। इस बीच मैंने तलाक के लिए भी अजीत से बात की। यह फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपनी आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को चुना। अजीत ने शुरुआत में विरोध किया, लेकिन आखिरकार उसने भी मेरी बात समझी और हम दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का निर्णय लिया। मेरी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा सशक्त और उद्देश्यपूर्ण हो गई थी। मैं उन लड़कियों के लिए लड़ रही थी जो समाज में न जाने कितनी यातनाओं का शिकार हो रही थीं। मैंने खुद को इस मिशन में पूरी तरह झोंक दिया था और मेरी मेहनत का फल यह था कि मैं अब अपने एनजीओ के जरिए सैकड़ों बच्चों की जिंदगी को बेहतर बना रही थी। समाज में जहां एक तरफ लोग मेरे बीते हुए अतीत पर चर्चा करते थे, वहीं दूसरी ओर मेरे काम की भी सराहना हो रही थी। मैंने अपनी पहचान सिर्फ एक पीड़िता के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत और स्वतंत्र महिला के रूप में बनाई। मेरे अंदर अब डर नहीं था, सिर्फ एक मजबूत इरादा था, बदलाव लाने का, समाज में कुछ अच्छा करने का और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन मासूमों को एक बेहतर भविष्य देने का। और इस तरह मेरे जीवन ने एक नया मोड़ लिया, जो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि उन सैकड़ों मासूम लड़कियों के लिए भी एक नई शुरुआत थी। सुमन की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, उसने उसे इंसानियत की असली पहचान सिखा दी। उसने अपनी सास के पापों का पर्दाफाश तो कर दिया था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वह सोचने लगी कि इस दुनिया में कितने लोग हैं जो दूसरों के दुख दर्द को समझे बिना उन्हें और तकलीफें देते हैं। सुमन ने अपने अनुभव से यह सीखा कि अगर इंसान किसी का भला नहीं कर सकता, तो उसे किसी का बुरा करने का भी कोई हक नहीं है। उसने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी को दूसरों के भले के लिए समर्पित करेगी। उसने पुलिस की मदद से उन लड़कियों को बचाया और उनका पुनर्वास करवाया। धीरे धीरे सुमन ने अपनी पहचान समाज में एक मददगार और दयालु महिला के रूप में बनानी शुरू की। उसने अपनी मेहनत से एक संगठन शुरू किया, जहां वह अनाथ, बेसहारा और परेशान लड़कियों के लिए सहायता और सुरक्षा प्रदान करने लगी। एक दिन जब वह एक सभा में अपनी कहानी सुना रही थी, तो उसने कहा, इंसानियत का असली मतलब यही है कि आप किसी के दर्द को महसूस कर सकें। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम उसके दर्द को और बढ़ाने का काम मत करें। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि उसका एक छोटा सा गलत कदम किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सुमन का यह संदेश तेजी से फैलने लगा। लोग उसके काम से प्रेरित होकर उसके साथ जुड़ने लगे। उसकी सोच और कर्म इंसानियत का असली उदाहरण बन गए थे। सुमन के इस प्रयास से न सिर्फ उन लड़कियों को नया जीवन मिला, बल्कि समाज में भी जागरूकता बढ़ने लगी कि बुराई से लड़ने के लिए साहस और इंसानियत जरूरी है। सुमन का यह कदम साबित करता है कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते, तो कम से कम किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। मानवता का असली धर्म दूसरों की भलाई में ही निहित है। हाँ तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो कहानी अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।